हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल। आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 और चैप्टर है सॉल्यूशंस। तो लास्ट क्लास में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अब तक हम 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है नंबर 1, और उसके बाद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरे नंबर पे है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीनों के बारे में हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। इनकी 3 डीपीपीज अब तक जा चुकी हैं, तो होपफुली आपने डीपीपीज कवर कर रखी होंगी। आज हम हमारी 4th एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोसिस उसका प्रोसेस है। हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप अपनी नोटबुक लिख लीजिए, नोटबुक खोल लीजिए। आज का है लेक्चर नंबर 12 और आज का हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग क्या है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लेक्चर है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। अगर बच्चों आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आपको, अगर आप मेडिकल ब्रांच से हैं तो आपको पता होगा ऑस्मोसिस के बारे में ऑलरेडी, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास ना मूवमेंट के 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। ठीक है। अब एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है? मैं ऑस्मोसिस को समझाने के लिए एक कंडीशन कंसिडर करूंगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है। ठीक है। इस कंटेनर के बीच में एक एसपीएम लगी हुई है। इस कंटेनर के बीच में एक एसपीएम की लेयर है, एसपीएम। अब एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि ये एक ऐसी लेयर है जिसमें से कुछ चीजें तो पास कर पाएंगी, कुछ चीजें पास नहीं कर पाएंगी। सेमी परमिएबल, ये बेसिकली कुछ चीजों को ही परमिशन देती है अपने में से क्रॉस करने में। ठीक है। तो एसपीएम है, इसको मैं लिख देता हूं, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये एसपीएम हमने सेंटर में लगाई हुई है। अब इसके एक साइड पे हमारे पास है सॉल्यूशन। अब जैसा कि आपको पता है, सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरी साइड है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों। तो एक तरफ है हमारे पास सॉल्यूशन और दूसरी तरफ है प्योर सॉल्वेंट। और ये एसपीएम, अब मैंने बोल तो दिया कि इसमें से कुछ ही चीजें पास कर सकती है। अब ये एसपीएम कैसी कंसीडर करिए जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सकता है। तो मैं यहां पे एसपीएम के साथ लिख दूंगा ओनली सॉल्वेंट कैन पास। ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक पार्टीशन कर रखी है हमने एसपीएम की। इस एसपीएम में से सिर्फ सॉल्वेंट पास कर सकता है। ठीक है। अब सॉल्वेंट दोनों तरफ है, एक तरफ सॉल्यूशन की फॉर्म में है, एक तरफ प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में है। ठीक है। तो अब ऑस्मोसिस समझते हैं। अब इस एसपीएम में से सॉल्वेंट पास करेगा, तो सॉल्वेंट इस तरफ, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, वहां से इस तरफ भी मूव करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए तो परमिएबल है। और जहां पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में से भी सॉल्वेंट इस तरफ मूव करेगा, यानी कि सॉल्वेंट का दोनों तरफ फ्लो हो रहा होगा। ठीक है। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन वाली साइड भी और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट वाली साइड भी। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरफ का फ्लो ज्यादा होगा। ठीक है। यानी कि नेट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। मूवमेंट दोनों तरफ है, लेकिन एक तरफ का फ्लो ज्यादा होगा, वो कौन सा होगा? अब ये समझो बच्चों, सॉल्यूशन में 2 चीजें हैं, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। यानी कि कंपैरेटिवली अगर सॉल्यूशन में देखा जाए तो सॉल्वेंट की अमाउंट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी के प्योर सॉल्वेंट में है। ये बात आप समझ रहे हैं? अब इस सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली देखो, सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू किस तरफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, जहां पे वो सॉल्यूशन में है या यहाँ पे वो सॉल्वेंट में है। तो सॉल्वेंट में जहां पे प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की अमाउंट उसमें ज्यादा होगी। तो जो नेट फ्लो रहेगा हमारा, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट towards solution.
इतनी बात आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? यानी कि सॉल्वेंट दोनों तरफ फ्लो करेगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ और सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ उसका मूवमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे कि नेट फ्लो जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। अब इतनी बात समझ पा रहे हैं? इस प्रोसेस को ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो हम कहेंगे कि इट इज द स्पॉन्टेनियस, अब देखो ये अपने आप हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक एसपीएम लगा के एक सोल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट कर दिया, है ना। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप हो रहा है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टूवर्ड्स सोल्यूशन। फ्लो दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ ज्यादा अमाउंट में होगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, मैं दोबारा आप एक बार ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख लीजिए कि इट इज द, व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस के बारे में हम डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कि इट इज द नेट फ्लो ऑफ spontaneous flow of net spontaneous flow of it is the net spontaneous flow of solvent from pure solvent towards solution through a semi permeable membrane। इतनी बात आप समझ रहे हैं? अब बच्चों होगा क्या? सॉल्वेंट हमने बोल दिया कि इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो सॉल्यूशन वाली साइड का लेवल बढ़ेगा क्योंकि इस तरफ सॉल्वेंट आ रहा है, तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता रहेगा? समझो, अब फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉल्वेंट इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है, फ्लो करता जाएगा करता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों तरफ सॉल्वेंट की अमाउंट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। उसके बाद क्या किसी भी एक तरफ नेट फ्लो रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मूवमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि एक तरफ सॉल्वेंट ज्यादा है, एक तरफ कम है। अब ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ मूवमेंट शुरू हो गई, वो होती जाएगी। ज्यादा सॉल्वेंट वाली अमाउंट डिक्रीज करती जाएगी, कम सॉल्वेंट वाली अमाउंट इंक्रीज करती जाएगी। जब ये दोनों सेम हो जाएंगे उसके बाद ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा, या बंद नहीं बोलूंगा उसे मैं, उसके बाद ऑस्मोसिस के कारण कोई किसी का लेवल कम या ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम अमाउंट से फ्लो हो जाएगा, तो नेट फ्लो जीरो हो जाएगा, है ना। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, इसके बाद कि आफ्टर सम टाइम the amount of solvent becomes equal on both sides, therefore equilibrium is attained। अब यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया, जब दोनों साइड सॉल्वेंट की अमाउंट सेम हो गई तो वहां पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम आ गया तो नेट फ्लो एट इक्विलिब्रियम, नेट फ्लो कितना हो जाएगा बच्चों? किस डायरेक्शन में होगा? किसी भी डायरेक्शन में नहीं, दोनों डायरेक्शन से चल रहा है तो ओवरऑल नेट फ्लो किसी भी डायरेक्शन में नहीं, तो एट इक्विलिब्रियम नेट फ्लो जीरो हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। तो अब ये स्टार्टिंग में था कि सॉल्वेंट इस तरफ जा रहा था, इस तरफ जा रहा था, लेकिन सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा हो रहा था। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो यहाँ पे मैं लिखता हूं एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो देखो किस तरफ का लेवल बढ़ जाएगा? सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ये आ गई मेरे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया, यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट का लेवल कम हो गया। ये बात आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, सॉल्यूशन का लेवल बढ़ गया, सॉल्वेंट का लेवल कम हो गया, ठीक है। और सॉल्यूशन को कुछ एक्स्ट्रा हाइट मिल गई, देखो कुछ एक्स्ट्रा हाइट मिल गई, है ना। अब आपको पता होगा कि जब भी किसी लिक्विड को कुछ हाइट मिलेगी तो वो अपनी उस हाइट के कारण नीचे उसका वेट लगाएगा, और जितना वो वेट लगाएगा उस वेट की वजह से वहां पे प्रेशर भी लगेगा, है ना। अब इस हाइट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है नीचे, इस हाइट की वजह से जो नीचे प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को क्या बोला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ? देखो दोबारा से मैं सारा सिनेरियो समझाता हूं। तो पहले एक तरफ सॉल्वेंट है, एक तरफ सॉल्यूशन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का फ्लो आना शुरू हुआ, सॉल्वेंट का लेवल कम होना शुरू हो गया, सॉल्यूशन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया।
एक पॉइंट पे फ्लो, नेट फ्लो 0 हो गया। तो जितना लेवल अब तक बढ़ चुका है उस लेवल की वजह से जो प्रेशर लगेगा उस प्रेशर का नाम क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्विलिब्रियम पे आएगा, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है तब आएगा, क्योंकि शुरू में तो वो बढ़ता जा रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा उसका। एक पॉइंट के बाद जब वो कांस्टेंट हो गया, जब उस लिक्विड का लेवल कांस्टेंट हो गया, तब वो जितना प्रेशर लगा रहा है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाएगा, है ना। तो इस एक्स्ट्रा हाइट की वजह से यहां पे मैं लिख देता हूं कि प्रेशर ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा हाइट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका सिंबल होगा बच्चों पाई। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो, सॉल्यूशन का लेवल बढ़ा, सॉल्वेंट का लेवल कम हुआ, एक पॉइंट पे दोनों जगह सॉल्वेंट की अमाउंट सेम हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया। तो जितनी एक्स्ट्रा हाइट इसे मिली, उस एक्स्ट्रा हाइट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसे बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। और इसका सिंबल क्या रहेगा, इसका सिंबल रहेगा पाई। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है, इसका सिंबल रहेगा पाई, है ना। इतना बात समझ रहे हैं। अब मैं ऑस्मोसिस को एक और तरीके से समझाता हूं, पहले आप इतना सारा नोट कर लीजिए। मैं सब हर एक चीज की डेफिनेशन लिखवाऊंगा एंड में, तो आपको डेफिनेशन की इतनी टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। इतना नोट कर लिया आपने। अब मैं ऑस्मोसिस को एक दूसरे तरीके से दिखा, देखो बच्चों, अब ऑस्मोसिस की एक और डेफिनेशन देखो। हमने क्या किया, केस नंबर 2 क्या सीधा ही देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में सिमिलरली जैसे हमने ऑस्मोसिस के लिए, देखो ऑस्मोसिस के लिए एसपीएम तो चाहिए ही चाहिए, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पे एसपीएम लगा दी। अब हमने इसके दोनों तरफ दो अलग अलग सोल्यूशन ले लिए। यहाँ पे ले लिया सोल्यूशन नंबर 1 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1, और यहां पे ले लिया सॉल्यूशन नंबर 2 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि C1 जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C2 से ज्यादा है, ठीक है। लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन राइट साइड कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। अब बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है, सॉल्वेंट किस तरफ ज्यादा है, C1 की तरफ या C2 की तरफ? सॉल्वेंट, दिमाग लगाओ। अब बच्चों एक बात समझो, आप में से बहुत ने बोला होगा कि सॉल्वेंट C1 में ज्यादा है, बहुत ने बोला होगा सॉल्वेंट C2 में ज्यादा है ना। एक बात समझो, कंसंट्रेशन हमेशा एक्सप्रेस करी जाती है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। मैंने बोला कि लेफ्ट में कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब लेफ्ट में C1 में सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या हुआ, कम हुआ। इतनी बात समझ रहे हैं। जो कंसंट्रेशन है, अब देखो C1 ग्रेटर देन C2 है, इसका मतलब जो सॉल्यूट पहले कंटेनर में है वो ज्यादा है जो सॉल्यूट दूसरे कंटेनर में है। मैं वॉल्यूम से मान के चल रहा हूं, तो पहले कंटेनर में सॉल्यूट ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्वेंट किसमें ज्यादा होगा, अगर इसमें सॉल्यूट ज्यादा है तो पहले कंटेनर में सॉल्वेंट कम होगा, दूसरे कंटेनर में सॉल्वेंट ज्यादा होगा। ये बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक। तो अब याद करो ऑस्मोसिस क्या था, जिस तरफ यहाँ इस एसपीएम में से सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा, तो सॉल्वेंट किस तरफ ज्यादा है, C2 की तरफ। अब C2 से C1 नेट फ्लो रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, किधर से कहां जाएगा नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्रॉम C2 टू C1, है ना। या फिर नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, अब C2 क्या है, लो कंसंट्रेशन, टू C1 क्या है, हाई कंसंट्रेशन। ये हमारे पास ऑस्मोसिस की नई डेफिनेशन आ गई। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में ऑस्मोसिस देखा था। अब हमने क्या देखा, अब हमने दो सॉल्यूशंस में ऑस्मोसिस देखा, जिसमें एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। तो जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। जिसमें कम कंसंट्रेशन है उसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो सॉल्वेंट फ्लो करेगा ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो अब बच्चों हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखते हैं,
ठीक है, आपने आप इतना साथ साथ नोट कर लीजिए। तो अब मैं आपको 2-3 डेफिनेशन लिखवाता हूँ। एक तो मुझे लिखवानी है एसपीएम की डेफिनेशन, ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहले हम एसपीएम की डेफिनेशन लिखती हैं, लिखिए आप, अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, a special type of membrane which allows the movement of only solvent particles through it, which allows the movement of only solvent particles through it. For example, आप इसकी एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, एनिमल मेम्ब्रेन, ये नेचुरल मेम्ब्रेन है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेचुरल मेम्ब्रेन। दूसरी एग्जांपल है कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, हो जाएगा एसपीएम की डेफिनेशन। अब आप नेक्स्ट लिखिए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। एक तो डेफिनेशन ये हो गई जो हमने पहले लिखी थी कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टूवर्ड सोल्यूशन, है ना। लेकिन अगर एग्जामिनर दोनों तरफ सॉल्यूशंस दे दे तो क्या होगा, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम कौन सी कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो एक सेकंड डेफिनेशन लिख लीजिए ऑस्मोसिस की, इट इज द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, it is the net flow of solvent particles from solution of low concentration towards solution of high concentration through semi permeable membrane, ठीक है। अब तीसरी डेफिनेशन लिख लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल है पाई, ये हमारे न्यूमेरिकल सारे ऑस्मोटिक प्रेशर से आएंगे, पाई, इसके बारे में लिख लीजिए, द एक्स्ट्रा प्रेशर applied over solution side, द एक्स्ट्रा, किस तरह प्रेशर बना, सोल्यूशन की तरफ प्रेशर बना, है ना। अब मैं एक बात समझाता हूं आपको, सोल्यूशन की तरफ हमारा हाइट बढ़ गई तो उस तरफ एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो गया, ठीक है। अब मान लो वही एक्स्ट्रा प्रेशर मैं सोल्यूशन के ऊपर लगा दूं, मान लो पानी की हाइट बढ़ी और उस हाइट की वजह से मान लो 200 mmHg एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, तो मैंने 200 mmHg उसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, तो क्या होगा, जब मैंने प्रेशर लगाया तो वापस उल्टा शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने प्रेशर लगाया तो मैं 200 mmHg एक्स्ट्रा हाइट थी, मैंने 200 mmHg उसके ऊपर लगाया तो वो एक्स्ट्रा हाइट दोबारा से खत्म हो गई, यानी कि शुरू वाली स्टेज में आ गया। तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जितना मैं लगाऊं या जितना अपने आप जनरेट हुआ एक ही बात है, क्योंकि अगर मैं लगाऊंगा तो मैं भी उतना ही प्रेशर लगाऊंगा वापस लाने के लिए, तो जितना एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ या जितना एक्स्ट्रा प्रेशर हमें अप्लाई करना है ताकि वापस हो जाए सब कुछ, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर, किस तरफ लगाना है एक्स्ट्रा प्रेशर, सोल्यूशन साइड, टू प्रिवेंट द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस, is known as osmotic pressure, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमें थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल करना है। तो देखो बच्चों क्या होगा, पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब पाई एक तो डिपेंड करता है सीधा कंसंट्रेशन के डिफरेंस पे, तो पाई डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। और एक और बात, अब देखो बच्चों सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, सॉल्वेंट मूवमेंट कर रहा है क्योंकि उसके पास एनर्जी है। अब मानो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी उतना ज्यादा वो इजिली या क्विकली फ्लो करेगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी सॉल्वेंट की मूवमेंट ज्यादा होती है, यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, है ना। यहां से मैं बोल सकता हूं कि पाई प्रोपोर्शनल होगा सी और टी के।
अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा आर सी टी, या जैसे बुक्स में लिखते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, यहाँ पे आर कांस्टेंट है, आर होता है सोल्यूशन कांस्टेंट, लेकिन इसकी वैल्यू वही होती है जो हम गैस कांस्टेंट की यूज करते हैं। तो आर जनरली रहेगा हमारा 0.0821 अगर प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम लीटर में। हम यही वाला मैक्सिमम यूज करेंगे। ठीक है, जो होता सोल्यूशन कांस्टेंट है लेकिन इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट वाली होती है। ठीक है, टी हमारा टेम्परेचर है जो हमें रहेगा केल्विन में, सी हमारी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मोलैरिटी यानी कि मोल पर लीटर। ठीक है, एक और बात याद है हमने लास्ट क्लास में किया था कि जहां भी हम मोल ऑफ सोल्यूट लिखेंगे हम मोल ऑफ सोल्यूट के साथ एक छोटा सा फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा छोटा सा फैक्टर था वो? आई, वैट ऑफ फैक्टर, है ना। अब चेक करो, इसमें है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आ गया इसमें भी मोल ऑफ सोल्यूट, तो मोल ऑफ सोल्यूट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आई से। तो हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है, अगर वैट ऑफ फैक्टर को भी कंसीडर करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई इक्वल्स टू, देखो सी की जगह मैं लिख सकता हूं मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर इंटू आर इंटू टी। मोल को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? आई से। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई इक्वल टू आई सी आर टी। ये है मेरा एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक है, याद रहेगा, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। यहाँ पे पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके यूनिट्स क्या रहेंगे बच्चों? देखो हमारी कंसंट्रेशन में, मोलैरिटी में, वॉल्यूम लीटर में है, तो जब वॉल्यूम लीटर में होता है तो प्रेशर किस में रहेगा? एटीएम में, तो यूनिट्स आएंगे इसके एटीएम। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। ये हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू वैट ऑफ फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। हो जाएगा इतना पार्ट। ठीक है, अब बच्चों मैं इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोल रहा हूं? याद करो, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? एनी प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के, और मोलैरिटी मतलब मोल ऑफ सोल्यूट, है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ सोल्यूट। बस आ गया, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सीधा सीधा मोल ऑफ सोल्यूट यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है तो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर आपको एग्जामिनर स्कूल के एग्जाम में ये प्रूव करने को बोलेगा कि प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला लिखना है और इसमें शो कर देना है कि देखो जी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी के, यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल ऑफ सोल्यूट के, which proves that it is a colligative property। हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तक हम 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा नाम बोल रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोसिस तो एक फिनोमिना का नाम है, वो तो एक प्रोसेस का नाम है, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, एक बार मल्टीपल चॉइस में ऐसा क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑस्मोसिस एक फिनोमिना का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिमिलरली जैसे एग्जामिनर ने लिखा था कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इतनी बात आप समझ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना सोल्यूट पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। ठीक है, और जैसे हमने सबसे पहले किया था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के टर्म्स में। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से देखना है तो रिलेटिव लोअरिंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड लास्टली
ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना बात आप समझ रहे हैं। अब हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल करेंगे, पाई इक्वल टू ICRT पे हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताता हूं। अब देखो, कोई भी चीज का ऑस्मोटिक प्रेशर किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है? आई पे डिपेंड कर रहा है, सी पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है ना। नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कोई चीज कैसी है, किस तरह की है। सिर्फ कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब मान लो बच्चों में दो सोल्यूशन बनाऊं एक ही रूम में, तो टेम्परेचर दोनों में सेम है। ठीक है, तो टेम्परेचर भी सेम हो गया दोनों का, आर दोनों का सेम हो गया। अब ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं कंसंट्रेशन भी सेम कर दूं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा बच्चों, है ना। तो दो कोई भी रैंडम सॉल्यूशन बना लो, अगर उन्हें सेम टेम्परेचर पे रखा जाए और उनकी कंसंट्रेशन भी सेम हो तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, रिगार्डलेस ऑफ कि उनका नेचर कैसा है, कि कोई वोलेटाइल है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर कोई भी दो सॉल्यूशंस का मोलैरिटी और टेम्परेचर अगर सेम कर दिया जाए तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन के लिए आपको पता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होगा, उन्हें बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, है ना। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसे क्या बोला जाएगा? हाइपरटोनिक। जिसका कम होगा उसे क्या बोला जाएगा? हाइपोटोनिक, है ना। ये भी मैं आपको आगे चल के डेफिनेशन बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना सा बता रहा था कि अगर टेम्परेचर और मोलैरिटी सेम रख दी जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा सेम होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं बच्चों एग्जाम में कि जिसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन से सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, तो बस आपको टेम्परेचर और मोलैरिटी देखनी है। ठीक है, बहुत से केसेस में आई भी यूज होगा, हम सारे तरह के न्यूमेरिकल्स अभी करेंगे। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। तो मैं लिख रहा हूँ पाई इक्वल टू ICRT, साइड में लिख देता हूँ इसे। ये हमारा आज का मेन टॉपिक होगा, आज का मेन न्यूमेरिकल्स हम इसी में से करेंगे। साथ में थोड़े से मैं एंड में आपको सब्जेक्टिव पार्ट भी करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, अपनी नोटबुक लिख लीजिए। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पाई ढूंढना है। 3 केसेस है इसके। पहला केस 0.2 मोलर ग्लूकोज एट टेम्परेचर दे रखा है बच्चों 300 केल्विन। सेकेंड पार्ट है इसका 30% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया एट 127 डिग्री सेल्सियस। सी पार्ट डेसीमोलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है K4FeCN6। इसका अल्फा दे रखा है, अल्फा इज 75% एट 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीनों का हमें ऑस्मोटिक प्रेशर ढूंढना है। इसमें देखो आई भी यूज होगा, क्वांटम फैक्टर भी यूज होगा। तो आई के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद है तो 1 + n-1 अल्फा अगर डिसोसिएशन हो रहा है, और 1 + I is 1 + 1/n-1 इंटू अल्फा अगर एसोसिएशन हो रहा है। तो ये 2 फॉर्मूलाज हमने लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए यहीं पे, खुद से एक बार तीनों क्वेश्चंस कीजिए, फिर मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है बच्चों, होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके देखा होगा और ट्राई किया होगा। मैं पहला पार्ट करवा देता हूँ। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो पाई इज आई मोलैरिटी RT, यही है हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्या कुछ गिवन है। मोलैरिटी गिवन है 0.2 मोलर, चलो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। आर गिवन है, आर हमें पता होता है 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, सिर्फ आई नहीं दे रखा है ना। अब
मैंने आपको बोला था कि अगर आई आपको नहीं गिवन, ठीक है, अगर आई आपको नहीं गिवन तो आपको ये कंपाउंड चेक करना होता है कि ये डिसोसिएट हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जो खुद एक यूनिट है, तो वो फर्दर किसी में डिसोसिएट नहीं होता, तो ग्लूकोज इटसेल्फ इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। तो जो चीज डिसोसिएट नहीं होती जैसे कि ग्लूकोज, उसका आई आपको मान के चलना है 1। और इसकी या तो एग्जामिनर कई बार ऐसे मेंशन कर देगा कि इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब भी सिमिलर होता है कि वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिखा हो या आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखे हो जैसे ग्लूकोज, यूरिया, अब जैसे इसमें यूरिया लिखा हुआ है तो यूरिया भी कोई डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसका भी आई सीधा सीधा हम 1 यूज कर लेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि अगर अनटिल अनलेस एग्जामिनर मेंशन कर रहा है आपको डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं कंसिडर करनी है ना। एक चीज और, अगर वो कोई आयनिक कंपाउंड लिखता है जैसे NaCl, KCl, तो आपको हमेशा डिसोसिएशन सोचनी होगी। उसने मेंशन किया है नहीं किया है, आपको थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना होगा, ठीक है। चलो ये कर दो, तो कर देता हूं मैं। पाई इक्वल टू ICRT, तो I है 1, C है 0.2, R है 0.0821, T है 300। बच्चों बहुत ही सिंपल था, सिंपली मल्टीप्लाई करना था, इसका आंसर आ रहा है। R को चलो मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, R को R ही लिख लेता हूँ। तो 30, ये 2/10 आ गया, ये 3 × 2, तो ये बन गया मेरा 6R बन गया। ये 60 नहीं आएगा, 6R आएगा। पाई इज 6R, मैंने 60 क्यों लिखा है, सॉरी 300 है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 300 है तो 60R बन जाएगा। पाई इज 60R, ठीक है। R को हमारा मोटे हुए कैलकुलेशन से ज्यादा कि पहले कॉन्सेप्ट समझ जाए, इसलिए मैं R को नहीं फिल कर रहा, टाइम बचेगा थोड़ा सा, हो जाएगा, पार्ट 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट, 30% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया एट 127 कितना होगा बच्चों, 273 में ऐड कर दो तो ये आ गया 300 और 400 केल्विन आ गया, ठीक है। दोबारा से ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो पाई इज ICRT, है ना। अब देखो बच्चों, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आई कितना होगा 1, ठीक है। तो एक तो मुझे मोलैरिटी निकालनी है, यानी कि मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर निकालना है। आर को मैं आर रहने देता हूं, टेम्परेचर को 400। बस मुझे दो चीजें चाहिए बच्चों, एक तो मोल चाहिए, किसके मोल चाहिए, यूरिया के, एक वॉल्यूम चाहिए, टोटल वॉल्यूम। बस दो चीजें निकालनी है, वो इसमें से निकल जाएगा। देखो मैंने, याद है आपको क्या बोला था, जब भी परसेंटेज गिवन है तो टोटल को 100 मान लो। अब यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को 100 मान लो, तो टोटल वॉल्यूम कितनी आ गई मेरे पास, 100 ml। जब भी परसेंटेज गिवन होगा तो जो डिनोमिनेटर में है उसको 100 मान लो, है ना। अगर ये वेट बाय वेट होता तो डिनोमिनेटर में वेट होता तो मैं टोटल वेट 100 ग्राम्स मान लेता। अब वेट बाय वॉल्यूम है तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम 100 ml मान लिया, ठीक है। इससे मेरे पास यूरिया का वेट आ गया, तो यूरिया का वेट कितना आ गया, 30 ग्राम्स आ गया, ठीक है बच्चों। तो एक चीज तो मुझे कंफर्म हो गई, टोटल वॉल्यूम भरनी थी 100 आ जाएगा। यहाँ पे मिलीलीटर है तो लीटर के लिए बाय 1000 तो वो चल जाएगा। अब मोल्स निकालने हैं बच्चों, तो यूरिया के वेट से मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ गए, मास बाय मोलर मास, मास 30 है, बाय यूरिया का मोलर मास होता है बच्चों 60। थोड़ा बहुत ऐसी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। तो यह आ जाएगा हाफ। आ गया बच्चों आंसर हमारा। तो 1 × मोल्स कितने आ गए, हाफ। वॉल्यूम कितनी है, 100 ml, ml है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1000। यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा 400। तो बस बच्चों इसको सॉल्व करना है हमें। ये दो कट गए, ठीक है बच्चों, ये दो नीचे आएगा तो दो से कट गया, 200 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया, तो आंसर आएगा 2000 R। ये हमारा आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। हो जाएगा इतना पार्ट आपका, ठीक है। तो वेट बाय वॉल्यूम से बच्चों ये चीज मैं देखो नहीं एक्सप्लेन कर रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। ये आप, ये +1 के सारे टॉपिक्स हैं कि जब भी परसेंट गिवन है तो टोटल को मान लो 100, उसमें से जो गिवन है यही न्यूमरेटर को मान के
इसमें ये assumption वाला पोर्शन होता है आपको, तो ये आना चाहिए ऑलरेडी। हो जाएगा बच्चों। अब हम करेंगे हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए कैसे है। थर्ड पार्ट है डेसिमोलर। अब ये चीज काफी लोगों ने नहीं देखी होगी, ये हमें +2 में ही एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं इसका सिर्फ इतना आइडिया बता देता हूं कि देखो अल्फा, इसमें क्या होता है, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें हैं वो आयंस में ब्रेक करेंगी। मान लो इसमें Cn आयन अलग से नहीं होगा, ये पूरी जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये पूरी एक आइडेंटिटी है, ये पूरी एक एंटिटी है, इसको हमने फर्दर डिसोसिएट नहीं करना, स्क्वायर ब्रैकेट को जोड़ के रखना है। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले तो क्या कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है वो देखते हैं। डेसीमोलर, अब डेसी कितना होता है 0.1, मोलर मतलब मोलैरिटी, तो इसकी मोलैरिटी गिवन है 0.1। चलो बच्चों मोलैरिटी सी तो आ गई हमारे पास। टेम्परेचर देखो गिवन है 227 डिग्री सेल्सियस यानी कि 500 केल्विन। आर को मैं आर ही कंसीडर कर रहा हूं, तो देखो बच्चों पाई इक्वल टू ICRT। क्या कुछ गिवन है, टी हमें पता है, आर हमें पता है, सी हमें पता है, सिर्फ आई निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। अब आई कैसे निकालेंगे, अल्फा दे रखा है। देखो अब ये भी आयनिक कंपाउंड की तरह होता है जिसमें ब्रैकेट के बाहर अलग आयंस है, ये सारा एक खुद एक आयन है, तो इसके डिसोसिएशन होगी। जब भी आपके पास ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा तो डिसोसिएशन का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। आई इज डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला 1 + n-1 अल्फा, है ना। 1 प्लस अल्फा दे रखा है 75% यानी कि 75/100। ठीक है बच्चों, n-1। अब n क्या है, n याद करो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर NaCl है तो 2 पार्टिकल, अगर AlCl3 है तो 4 पार्टिकल्स, MgSO4 है तो 2 पार्टिकल्स। अब इसमें कितने पार्टिकल्स है, ये स्क्वायर ब्रैकेट 1 पार्टिकल है, K4 4 पार्टिकल्स है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये स्क्वायर ब्रैकेट को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मान के चल रहा है, तो ये 1 है और ये 4 है, तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए 5, तो n कितना आ गया 5, है ना बच्चों। हो जाएगा इतना। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास ऐसे होता NiCO4 ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, बाहर कुछ नहीं है, तो इसमें कितने पार्टिकल्स हैं 1। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मान के चलना है। ठीक है, मान लो ये ऐसे होता, देखो एक ऐसे भी आता है K3FeCl6 ऐसा। अब इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, देखो 3 पार्टिकल्स ये रहे, 1 पार्टिकल ये रहा, तो इसका n कितना है 4 है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा उसको इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे 5 - 1 4 आ गया, I + 4 इंटू ये 3/4 आ जाएगा, 4 4 कट गया, I कितना आ गया 3 + 1 4 आ गया। बस बच्चों I भी आ गया मेरे पास, आंसर आ गया। पाई इज I 4C.1 R, टेम्परेचर कितना है बच्चों 500 केल्विन। ठीक है, तो यहां से जाएगा 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 54 = 200, तो पाई आ गया 200 R। हो गया बच्चों इतना पार्ट, ये सारा समझ आ रहा है आपको। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा तो इसकी हमें डिसोसिएशन करके आई का फॉर्मूला लगा के इसे इस तरह से सॉल्व करना है। हो जाएगा बच्चों। अब ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको एसोसिएशन का भी करवा देता हूं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि कौन से केस में एक एसोसिएशन होती है, जैसे एसिटिक एसिड को डाल दिया बेंजीन में, तो मैं वैसा ही एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें आपको एसोसिएशन वाला फॉर्मूला यूज करना है आई का। तो सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 molar acetic acid in benzene at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमें क्या कुछ चाहिए। तो पाई है ICRT, जिसमें से C गिवन है, कंसेंट्रेशन है 2 मोलर, तो ये तो 2 मोलर गिवन है। R हमें पता है टेम्परेचर
27 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 300 केल्विन। तो CRT हमें पता है, सिर्फ I निकालना है। अब एसिटिक एसिड इन बेंजीन, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये डाइमर बनेगा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो डाइमर मतलब इसके 2 पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो हम एसोसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे 1 + 1/n - 1 × अल्फा, है ना। अब अल्फा इसका नहीं गिवन, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपको अल्फा नहीं गिवन है तो आपको अल्फा 100% मान के चलना है, यानी कि 1 मान के चलना है, ठीक है। अल्फा इफ नॉट गिवन कंसिडर अल्फा = 1, ये आपको हर एक केस में देख लेना है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है तो आपको I1 मानना है। अगर आपको ये पता है कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रही है लेकिन अल्फा नहीं गिवन, तो आपको अल्फा 1 मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ, I निकालना है 1 + 1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब एसिटिक एसिड है, इसका डाइमर बनेगा तो इसके 2 पार्टिकल्स आएंगे, तो ½ - 1, अल्फा तो मेरा 1 मान रखा है मैंने, है ना। तो ये देखो 1 + तो ये बन जाएगा 1 + ½ - 1 कट के I मेरा बच गया ½ है ना। पॉइंट समझ आ रहा है। बस अब तो कोई बात नहीं, अब तो इजी है क्वेश्चन। पाई इज I यानी कि ½ C यानी कि 2 R × 300, 2 से 2 कट गया तो पाई बच गया 300 R। पॉइंट समझ आया बच्चों आपको। तो ये क्वेश्चन एक हो गया एसोसिएशन का। एक लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था डिसोसिएशन का, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। ये पूरा नोट कर लिया आपने, वीडियो को पॉज करके। जहां भी आपको लगे कि आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप आराम से वीडियो को पॉज करें, नोट करें, ठीक है, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ठीक है। लिखना बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725 weight by volume percentage of KCl at 27 degrees Celsius is 21.6 atm. Find degree of डिसोसिएशन। इस पर क्वेश्चन उल्टा हो गया बच्चों, देखो, है ना। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज देखा। अगर आप खुद से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा। तो अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो खुद से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, ठीक है बच्चों। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। देखते हैं, देखो, अल्फा निकालना है मुझे, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जब भी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है तो टोटल वॉल्यूम आ गई 100 ml, है ना। तो वेट ऑफ KCl आ गया, यहाँ से वेट ऑफ KCl कितना आ गया जो गिवन है 3.725 ग्राम। यहाँ से मोल ऑफ KCl आ गए, मास बाय मोलर मास 3.725 बाय मोलर मास कितना आएगा इसका, पोटेशियम 39 और 35.5 74.5, so 74.5 आ गया बच्चों, है ना। तो ये आ गया मोल ऑफ KCl। अब फॉर्मूला लगाता है पाई = ICRT। देखो बच्चों, पाई गिवन है 21.6, कंसंट्रेशन निकाल लेंगे क्योंकि मोल पता है, वॉल्यूम पता है, तो कंसंट्रेशन भी आ जाएगी। आर की वैल्यू पता होती है 0.0821। टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन। तो इन 4 चीजों से हम आई निकाल लेंगे, है ना। जब आई आ गया, एग्जामिनर ने पूछा अल्फा, जब आई आ गया तो आई निकालने के बाद अब देखो बच्चों, KCl डिसोसिएट होगा, आयनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
तो जब आई आ गया मेरे पास, तो आई का फॉर्मूला डिसोसिएशन वाला 1 + n-1 अल्फा यूज कर लेंगे। आई इसमें से आ जाएगा, है ना। n की वैल्यू कितनी है, KCl कितने पार्टिकल्स, 2, तो n की वैल्यू आ गई 2 - 1 यानी कि सिंपली 1 बच गई, तो आई आ गया 1 + अल्फा, है ना। आई यहां से आ जाएगा, बस 1 माइनस करके हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसकी अप्रोच समझनी थी कि पहले पाई ICRT से आपको आई निकालना है, फिर आई का डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला यूज करके आपको अल्फा निकालना है। अगर इसी में एग्जामिनर कहता है कि फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन, तो बस अल्फा निकाल के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते। मान लो आपका अल्फा 0.2 आता है, तो परसेंटेज आ जाती है 20%, है ना। इसका आंसर आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा आपका 0.8। आप एक बार इसे सॉल्व खुद से जरूर ट्राई करना। इसका अल्फा आएगा 0.8, मतलब कितने परसेंटेज डिसोसिएशन हो गया, 80% डिसोसिएशन हो जाएगा बच्चों। ये बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूं तब तक। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन होंगे इसके। आज आपको इसकी एक डीपीपी मिल जाएगी, डीपीपी नंबर 4, जो पूरी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जो हमने किया है उसी के अकॉर्डिंगली होगा। इतना पार्ट आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये सारा हो गया आपका। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है। इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत कॉमन है नीट में, जो भी मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। हमारे पास 2 सोल्यूशन गिवन है, 0.1 मोलर NaCl और 0.1 मोलर ग्लूकोज, ठीक है। आपको लिखना है ऑर्डर लिखना है किसका, पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये ए सोल्यूशन है, ये बी सोल्यूशन है। आपको लिखना है कि ए में ज्यादा होगा रिलेटिव लोअरिंग या बी में ज्यादा होगा। सेकेंड पार्ट चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है आपको। थर्ड पार्ट चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है आपको। फोर्थ पार्ट हम लिख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर लिखना है आपको। फिफ्थ पार्ट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है आपको। सिक्स्थ पार्ट फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसमें ज्यादा होगा, है ना। अब बच्चों इसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसमें बहुत ही एक सिंपल सा ट्रिक है। देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब 0.1 मोलर NaCl में सोल्यूट है 0.1, 0.1 मोलर ग्लूकोज में सोल्यूट है 0.1। तो जब दोनों में सोल्यूट बिल्कुल सेम है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी सेम आएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और छोटा सा कैच है। देखो, इन दोनों में से NaCl डिसोसिएट होता है, याद होगा आपको। और जो भी चीज डिसोसिएट होती है उसमें आई का इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। अब देखो, NaCl में मैं पहले, ग्लूकोज में मुझे आई ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी क्वेश्चन किया था कि ग्लूकोज में I1 रहता है, तो I1 है बस, ठीक है। जब भी NaCl या कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा तो मुझे आई सोच के, मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे करना है। आपको आई ढूंढना है, पहले आई ढूंढेंगे 1 + n-1 अल्फा। 1 प्लस कितने पार्टिकल्स हैं, 2, तो 2 - 1 अल्फा। देखो, NaCl का अल्फा नहीं गिवन, जब अल्फा नहीं गिवन उसे 100% मान के 1 मान लो, है ना। तो 1 + 1 यानी कि आई आ गया इसका 2। तो देखो बच्चों, यहां पे डिफरेंस क्रिएट हो गया। NaCl के पार्टिकल्स जितने भी हैं 0.1, आई को मल्टीप्लाई करने के बाद, याद है ना आपको, आई को आपको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा। तो आई को जब 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो NaCl के पार्टिकल्स कितने बन जाएंगे, 0.2। अब इसको अगर इसकी मोलैरिटी को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना रहेगा, 0.1। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। इसके मोल्स ज्यादा थे। शुरू में हमें लग रहा था कि NaCl और ग्लूकोज के सेम अमाउंट है, लेकिन जब हमने आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि NaCl की अमाउंट ज्यादा है, ग्लूकोज की अमाउंट कम है। तो जिसकी ज्यादा अमाउंट होगी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। आंसर आ गया बच्चों।
रिलेटिव लोरिक ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, किसमें ज्यादा होगी, जिसमें अमाउंट ज्यादा है, यानी कि A ग्रेटर देन B। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, फिर A ग्रेटर देन B। चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट A ग्रेटर देन B। ऑस्मोटिक प्रेशर A ग्रेटर देन B। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, है ना। इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है ना। तो A में ज्यादा सोल्यूट है तो उसमें चेंज ज्यादा आएगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा, है ना। ये बात समझ रहे हैं आप। A में जिस इसमें इसको आपको मैं शॉर्टकट डायरेक्ट बता देता हूं कि जितने भी आपके चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, जिसमें ज्यादा होगा उसमें ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है। तो जिसका चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट A में ज्यादा था तो बॉइलिंग पॉइंट भी A में ज्यादा होगा। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाला था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट से। अमाउंट ऑफ सोल्यूट के लिए क्या किया था, मोलैरिटी को I के साथ मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना। अब देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। तो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है ना। अब एक केस है मेरे पास, उसमें चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आया 0.1, तो उसमें 0 से 0.1 कम हो गया। दूसरे केस में चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट आया 0.4, तो उसमें 0 से 0.4 कम हो गया। अब मैं पूछूं फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा किसका है, तो सोचो, एक का आया था -0.1 डिग्री सेल्सियस, एक का आया था -0.4 डिग्री सेल्सियस, किसका ज्यादा है, -0.1 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के अलग अलग मतलब है। यहाँ पे एक शॉर्टकट और आपको याद करना होगा कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, या उल्टा भी देख सकते हैं, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट A का ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट B का ज्यादा होगा। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको अपनी डीपीपीज में मिलेंगे। आज की जो आपकी डीपीपी होगी वो सब इसी तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड होगी, ठीक है बच्चों। इतना पार्ट आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं लास्ट में, ये आप न्यूमेरिकल पूरा नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये आजकल नीट में बहुत बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, पूछ लेगा कि किसका चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, या किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, या किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो आपको बस उनकी मोलैरिटी देखनी है, उनकी मोलैरिटी को उनके आई से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर निकालना है, ठीक है बच्चों। अब इसके लास्ट 2 छोटे से टॉपिक्स हैं जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स हैं ऑस्मोसिस के बारे में, वो आप, या वो एक हमारा एक लेक्चर और बच गया बच्चों सॉल्युबिलिटी के बारे में। हम उसमें ऑस्मोसिस की मैं थोड़ी सी आपको सब्जेक्टिव भी कवर अप करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसकी डीपीपी करिए अच्छे से क्वेश्चन करिए इसके। थैंक यू सो मच।